हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल रिसर्च फॉर जॉब क्लासेस में मैं आर के यादव आप सबका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्लड। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन का, जिसका टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि मानव रक्त जो है वह किस प्रकार का उत्तक है। तो मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो मानव रक्त तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? मानव शरीर में औसतन मतलब लगभग कितने लीटर ब्लड पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो कुल वजन का मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितना परसेंट होता है? तो 7% होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सामान्यतः रक्त कितना होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त जो होता है वो आधा लीटर कम होता है। सामान्यतः कितना? आधा लीटर कम होता है, जिसके कारण देखिएगा कि महिलाओं को गुस्सा पुरुषों की अपेक्षा जल्दी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आज के पांचवा क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो मनुष्य रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य रक्त का पीएच मान 7.4 तथा यह किस प्रकृति का होता है? तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। तो पूछेगा क्वेश्चन कि मनुष्य का रक्त किस प्रकृति का होता है? तो मनुष्य का रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहा जाता है। हेमोपोइसिस। रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमोपोइसिस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के कितने भाग होते हैं? तो रक्त के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। रक्त के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन? तो रक्त के भाग होते हैं, रक्त के 2 भाग होते हैं। कौन? एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कणिकाएं। एक प्लाज्मा और कणिकाएं। रक्त का 55 to 60% जो होता है प्लाज्मा होता है और 40 to 45% कणिकाएं होता है। अब कणिकाएं में भी इसका 3 पार्ट होता है। एक होता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो वही हम देखेंगे यहाँ। रक्त जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जो भी हम यहाँ आपको बताएं, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा 50 to 60% होता है और कणिकाएं 40 to 45% होता है। प्लाज्मा में मुख्यतः पाया जाता है जल, ग्लूकोज और मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण। जल प्लाज्मा में सबसे ज्यादा 90% जल होता है, ग्लूकोज 1% और मिनरल्स 9%। और आरबीसी में कणिकाएं में सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है। कणिकाएं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 9वां नंबर,
रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो अभी हम बताएं यहाँ कि रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, 45 to 60%। तो कितना परसेंट होता है? 60%। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम, देखिए यहाँ हम चर्चा किए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम को क्या कहते हैं हम? एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहला जाता है? प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फाइब्रिनोजन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। अगर यदि इस प्लाज्मा से हम फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो वह शेष प्लाज्मा जो बच जाएगा प्लाज्मा, वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाए, रक्त से, ये रक्त है, इस रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाए, क्या बोले हम कि कनिकाएं में सबसे ज्यादा मुख्यतः जो होता है 90 to 95% भाग आरबीसी का होता है, बाकी ये दोनों मिलकर होते हैं। तो अगर यदि हम रक्त से आरबीसी को निकाल दें तो क्या बचेगा? शेष प्लाज्मा बचेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है रक्त से जब आरबीसी को निकाल दिया जाता है तो रक्त का शेष भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का शेष भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। रक्त का शेष भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए आरबीसी का निर्माण जो होता है मानव शरीर में दो प्रकार से होता है। एक होता है वयस्क मनुष्य में, या तो वयस्क कहने का मतलब है जन्म के उपरांत, और एक होता है जब बच्चा गर्भ में होता है। तो आरबीसी का निर्माण जब वह बच्चा बाहर होता है, मतलब पेट भ्रूण अवस्था में नहीं होता है, तो उसका होता है अस्थि मज्जा में। लेकिन जब वह भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। तो देखिए अभी हम वहाँ यही चर्चा किए हैं, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जब भ्रूण अवस्था में पूछेगा तो उसका होगा, देखिए अगला क्वेश्चन वही है, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, अभी हम बताएं। और मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। और वही पूछेगा कि भ्रूण अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में क्या? यकृत में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह कितना दिन होता है? 120 दिन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह भी आई। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी का जो मृत्यु होता है वह होता है फलीहा में। फलीहा को ही बोलते हैं यकृत, या तो स्प्लीन। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। तो यह तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तो हम लोग को चूज करना है। मानव शरीर में आरबीसी का विनाश फलीहा, यकृत या स्प्लीन। विनाश कहने का मतलब मृत्यु, मृत्यु कहने का मतलब कब्र ग्रह, तो कब्र ग्रह भी क्या हो जाएगा इसका? फलीहा, यकृत और स्प्लीन। अच्छा, मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? फलीहा तथा तिल्ली को कहा जाता है। किसको? फलीहा तथा तिल्ली को। तो ब्लड बैंक भी फलीहा और कब्रगाह भी फलीहा, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? जब हम सोते हैं तो उस समय क्या होता है? आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, और ऊंचाई पर जाएंगे तो बढ़ जाएगी। जैसे हम पहाड़ पर चढ़े तो उस समय क्या होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग, आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी से कमी से होने वाला रोग एनीमिया। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन। रक्त में आरबीसी
और WBC का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, तो क्या बोले हम कि 90 to 95% भाग जो होता है वो किसका होता है, RBC का होता है, और क्या होता है बाकी में WBC और प्लेटलेट्स का होता है। तो RBC और WBC का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 600:1, कितना, 600:1 का है इसका रेशियो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 25 नंबर क्वेश्चन का। स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं रक्त दाब, तो उसको कितना होता है 120/80 mm/Hg। 120/80 mm/Hg। 120 कहने का मतलब हाइयर और लोअर 80। चलिए अब हम लोग अगला आगे चर्चा करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आरबीसी की खोज किसने की, तो आरबीसी की खोज किसने की थी, तो एंटिनो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आरबीसी की खोज एंटिनो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्लाज्मा जो है रक्त का एक भाग है और एक कणिकाएं हैं, तो ये प्लाज्मा का जो है रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग जो होता है हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। हल्का ये पीला किसके कारण होता है, तो बिलिरुबिन नामक हार्मोन के कारण। किसके कारण, बिलिरुबिन नामक हार्मोन के कारण इसका रंग पीला होता है। तो प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हम बताएं ना कि पीला किसके कारण होता है, अगला क्वेश्चन वही है, प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है, प्लाज्मा का रंग पीला किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा का रंग किसके कारण होता है पीला, बिलिरुबिन के कारण। बिलिरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है। अच्छा देखिए अब हम संख्या के हिसाब से तो संख्या के हिसाब से पूछेगा तो सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, संख्या के हिसाब से। और वही जब पूछेगा कि आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन होता है, डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स तो आरबीसी। तो संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। और आकार के हिसाब से सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ा आकार किसका होता है, डब्ल्यूबीसी नामक कोशिका का, फिर प्लेटलेट्स का, फिर आरबीसी का। तो वही क्वेश्चन है यहाँ, मानव रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन है, तो मानव रक्त में सबसे ज्यादा कौन कोशिका पाया जाता है, तो हम बताए ना कि मानव रक्त में सबसे ज्यादा संख्या के हिसाब से आरबीसी पाया जाता है। संख्या के हिसाब से आरबीसी सबसे ज्यादा और सबसे कम डब्ल्यूबीसी। तो मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन है, तो डब्ल्यूबीसी है। अच्छा, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो डब्ल्यूबीसी है। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी। आकार के हिसाब से सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी, सबसे छोटी कोशिका आरबीसी। तो मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन हो गई, आरबीसी हो गई, और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। चलिए अगला हम बढ़ते हैं, मनुष्य के रक्त का रंग किस कारण लाल होता है, तो ये तो सबको पता होगा कि मनुष्य का जो ब्लड होता है वह लाल होता है किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है लाल, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। मनुष्य के रक्त का रंग किस कारण से लाल होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला हम बढ़ते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन कौन सा मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने में हमको मदद करता है, और विटामिन के करता है, विटामिन के करता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन करता है, विटामिन के करता है। रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है, तो विटामिन के करता है। और पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन मदद करता है, रक्त का थक्का जमाने वाला मनुष्य का कौन प्रोटीन सहायता करता है, कौन प्रोटीन सहायता करता है, फाइब्रिनोजन। कौन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। जब विटामिन पूछेगा विटामिन के, प्रोटीन पूछे फाइब्रिनोजन। अच्छा, और जब पूछे रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो मुख्य भूमिका कैल्शियम की होती है। तत्व पूछे तो कैल्शियम, विटामिन पूछे तो विटामिन के, और प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन। अच्छा, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, तो धातु इसमें पाया जाता है आयरन पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है, और सोना पाया जाता है। लोहा और सोना पाया जाता है, मनुष्य के रक्त में लोहा और सोना पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो होता है शरीर के अंदर नहीं जमता है, किसकी उपस्थिति के कारण
देखिएगा कि ब्लड कहीं कट जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड तुरंत जम जाता है, लेकिन वही शरीर के अंदर क्या होता है, आसानी से सर्कुलेट होते रहता है, जमता नहीं है। किसके कारण नहीं जमता है शरीर के अंदर? अगर यदि शरीर के अंदर ब्लड जम जाए तो क्या आदमी जीवित रह पाएगा? नहीं ना रह पाएगा, वो मर जाएगा। तो वो किसके कारण नहीं जमता है? तो किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन के कारण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण ब्लड जो है शरीर के अंदर नहीं जमता है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो किसके कारण? हिपेरिन के कारण ब्लड जो होता है वह शरीर के अंदर नहीं जमता है। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? रक्त का हम क्या बोले कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और पूछेगा कि किस ऊतक में। अब क्वेश्चन डीप पूछे कि अस्थि मज्जा में होता है वो बात सही है, लेकिन अस्थि मज्जा के किस ऊतक में होता है? तो अस्थि मज्जा के हिमेटोपोएटिक नामक ऊतक से होता है। हिमेटोपोएटिक नामक ऊतक से होता है। अस्थि मज्जा के किस ऊतक से? हिमेटोपोएटिक नामक ऊतक से। मनुष्य में रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य में रक्त के कितने समूह होते हैं? मनुष्य में रक्त के 4 समूह होते हैं। कितने समूह? 4 समूह। कौन कौन? ए, बी, ओ और ए बी, 4 समूह होते हैं। तो मनुष्य में रक्त के कितने समूह? 4 समूह। कौन कौन? ए, बी, ओ और ए बी। तो अच्छा, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता थे वो कार्ल लॉर्ड स्टीनर थे। कार्ल लॉर्ड स्टीनर। तो रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हो गया? कार्ल लॉर्ड स्टीनर हो गए। अच्छा, RH फैक्टर, RH तत्व जो है वह उसके खोजकर्ता भी कौन थे? कार्ल लॉर्ड स्टीनर थे। कार्ल लॉर्ड स्टीनर। रक्त समूह और RH फैक्टर दोनों के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लॉर्ड स्टीनर थे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सर्वग्राही और सर्वदाता सुने होंगे। सर्वग्राही कहने का मतलब है जो सभी से ग्रहण कर सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप उसको ले सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप वह ले सकता है। कोई भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से वह ब्लड ले सकता है। तो कौन है वह? AB है। सर्वग्राही रक्त समूह AB है। और सर्वदाता मतलब जो सभी को दे सकता है। तो सभी को देने वाला कौन है? ये रक्त समूह वो। और सर्वग्राही रक्त समूह AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्यों? क्वेश्चन है ना कि AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्यों? और वो जो रक्त समूह है वह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्यों? तो AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ना एंटीबॉडी A पाया जाता है, ना एंटीबॉडी B पाया जाता है। तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त समूह AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। क्यों? क्वेश्चन है ना कि AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्यों? और वो जो रक्त समूह है वह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्यों? तो AB रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ना एंटीबॉडी A पाया जाता है, ना एंटीबॉडी B पाया जाता है। तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त समूह AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। और वो रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता और उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर के में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में का कौन ऐसा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? तो है आंख की कॉर्निया में। आंख की कॉर्निया में रक्त नहीं होता है। आंख की कॉर्निया में क्या नहीं होता है? रक्त नहीं होता है। तो मानव शरीर के किस अंग में ब्लड नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर के आंख की कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछे कभी कि आंख जो होता है, जो
आंख के जो दान किया जाता है वह आंख के किस पार्ट को दान किया जाता है? तो आंख के कॉर्निया को ही दान किया जाता है। आंख के किस पार्ट को दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन का, जो हम लोग का आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। आरबीसी की जो संख्या होती है वह किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो आरबीसी की संख्या जो होती है वह हिमेटोसाइटोमीटर द्वारा मापी जाता है। हिमेटोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापा जाता है। हिमेटोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी की संख्या मापा जाता है। तो ये था हम लोग का आज का 51 क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका और 30 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।